हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये आपका न्यूट्रिशन साइंस का प्रैक्टिस चल रहा है। अगर कोई यहाँ पर नया होगा तो मैं आपको बता दूं कि हम थ्योरी की क्लासेस कर चुके हैं। आप चैनल पर जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग फोल्डर की मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अपनी थ्योरी की क्लासेस को कवर अप कर सकते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की ही, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से जो भी नया लगेगा तो उसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको नया मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, मक्के में पाया जाने वाला फूड प्रोटीन है। इसमें से आपको बताना है कि मक्के में कौन सा प्रोटीन फूड होता है। क्या वो ग्लाइसिन है, क्या वो एक्सेलसिन है, या फिर आपका ग्लूटेनिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने एक प्रोटीन का नाम बार बार सुना होगा, क्या? मक्के में पाया जाने वाला जीन प्रोटीन। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने आपसे कहा है मक्के में पाया जाने वाला फूड प्रोटीन आपको बताना है, जबकि जो जीन प्रोटीन की बात हम करते हैं तो जीन प्रोटीन आपका एक अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मक्के में पाया जाने वाला जीन प्रोटीन होता है वो आपका अपूर्ण होता है। लेकिन मक्के में ही एक प्रोटीन और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटेनिन। ये आपका पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण होता है। लगे हाथ दो आपके पास और प्रोटीन दिए गए हैं कि किसमें किसमें पाए जाते हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे ग्लाइसिन की, तो आप सभी को याद होगा, या अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखेंगे। हमने आपको जब खाद्य पदार्थों के संरक्षण की बात की थी तो वहीं पर आपको ये भी बताया था, कुछ खाद्य पदार्थ लिखवाए थे, साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो वहीं पे आपको लिखवाया गया था। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो बहुत आसानी से समझ पाएँगे कि ये कौन-सा प्रोटीन है। या जब आपने सोयाबीन की बात की थी तो वहाँ पर भी आपने इस प्रोटीन का नाम सुना था। यानी कि जो आपका ग्लाइसिन है, ये आपके सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। साथ ही साथ एक्सेलसिन की अगर हम बात करें तो ये आपका मेवे में पाया जाता है। ये हमने आपको नोट डाउन नहीं करवाया है, तो आप पेन और नोटबुक तो लेकर बैठे ही होंगे, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये तीनों प्रोटीन आपको समझ में आया होगा कि कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। ग्लाइसिन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। एक्सेलसिन कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका मेवे में पाया जाता है। जबकि हम बात करें ग्लूटेनिन की, तो ये आपका मक्के में पाया जाने वाला फूड प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। इसमें से कोई ऐसा है आपका जो कि पूर्ण प्रोटीन नहीं है। अच्छा, अभी-अभी हमने ज़िक्र किया था पहले क्वेश्चन में ही कि एक हमने जो मक्के में पाया जाने वाला आपका जीन प्रोटीन था, वो आपका अपूर्ण था। तो यहाँ पर वही तो आपसे पूछा गया है कि पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब कौन-सा आपका अपूर्ण प्रोटीन है। तो वो आपको समझ में आ गया कि जीन है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका लैक्टोअल्बुमिन है और ट्रिप्टोफैन एवं ल्यूसिन है, साथ ही साथ ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। आप नाम ध्यान रखेंगे कि ये तीनों आपके पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। जरा ये बताइए कि ये जो आपका लैक्टोअल्बुमिन है, ये कहाँ पाया जाता है? लैक्टोअल्बुमिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। साथ ही साथ
ट्रिप्टोफैन और ल्यूसीन की अगर हम बात करें तो ये दोनों पूर्ण प्रोटीन के ही उदाहरण हैं और ये मांस में पाए जाते हैं। जबकि अभी-अभी आपने देखा कि ग्लाइसिन की हमने बात की, तो ये आपका कहाँ पाया जा रहा था? ये आपका सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन था। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोटीन दिख रहे हैं, एक पूर्ण और एक अपूर्ण प्रोटीन है। अच्छा, ये जो आपका ट्रिप्टोफैन प्रोटीन है, ये पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। ज़रा ये बताना कि ये जो ट्रिप्टोफैन आपका पूर्ण प्रोटीन है, इसका ये दालों में उपस्थित होता है या फिर अनुपस्थित होता है? ठीक? हालाँकि ये क्वेश्चन हमने कल भी आपसे किया था, तो एक बच्चे ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। तो आप अगर जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है, साथ ही साथ जवाब आप अपने हाथों से लिखते हैं, कहीं पर कमेंट करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रह जाते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, मूँगफली में मूँगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होता है? अच्छा, हम यहाँ तो ये देख लेंगे कि वसा कितना प्रतिशत पाया जाता है, बट आपके लिए एक क्वेश्चन, ये बताइए कि जो मूँगफली को हम भूनते हैं तो ये मूँगफली को अगर हम पकाने की बात करें तो इसको किस मेथड से पकाया जाता है? रोस्टिंग है, डीप फ्राई है, ग्रिलिंग है, किसके माध्यम से आप मूँगफली को भूनते हैं? बात कर रहे हैं मूँगफली में हम वसा की, तो क्या इसमें 30% वसा होता है, 40% होता है, 50% होता है या फिर 60% होता है? तो कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा कि जो मूँगफली में वसा का मात्रा पाया जाता है, वो लगभग 50% पाया जाता है। मूँगफली जब आप भूनते हैं, तो उसमें आपको फैट डालने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब आप उसमें फैट इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अपने आप फैट को रिलीज़ करता है, ठीक? चलिए, बाकी आपसे हमने ये क्वेश्चन पूछा कि जो मूँगफली को हम भूनते हैं, वो कौन-सा मेथड है? उसका नाम आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है। इसमें से ऐसा कौन-सा रोग है जो कि ज़्यादातर आपको मोटे व्यक्तियों में ही देखने को मिलता है? क्या वो मधुमेह है? क्या वो मैरास्मस है? क्या वो क्वाशियोरकर है या फिर वो क्षय रोग है? तो जो मोटे व्यक्ति हैं, मोटे व्यक्तियों में मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें मैरास्मस और क्वाशियोरकर की, तो आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है, वो होता है आपका क्वाशियोरकर, जबकि मैरास्मस की अगर हम बात करें, तो ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग होता है। आपको याद होगा कि जब हम पढ़ते हैं प्रोटीन तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं पीईएम, साथ ही साथ इसी को हम पीसीएम कहते हैं और एग्ज़ाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो फुल फॉर्म एक बार आप कमेंट करिएगा, ठीक? पीसीएम और पीसीएम और पीईएम, इसी से संबंध है आपका मैरास्मस और क्वाशियोरकर का। साथ ही साथ ये जो क्षय रोग है आपका, क्षय रोग किस जीवाणु के वजह से होता है, एक बार आप हमें बताएँगे, बैक्टीरिया का नाम आप बताएँगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। आप इनमें से ऐसा कौन-सा साधन है जहाँ से आप मुख्य तौर पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं? जल से, वसा से, भूख से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि ये जो फैट है, फैट हमको एनर्जी देने का कार्य करता है या आपकी एनर्जी प्राप्त करने का मुख्य सोर्स आपका क्या होता है? तो वो फैट होता है। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो आप बताएँगे वसा से। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी ये पूछा जाए कि आपके शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाता है। हम फैट ना कह के कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा लेते हैं, ना कि फैट ज़्यादा लेते हैं। ठीक? बाकी ऊर्जा, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए कि 1 ग्राम फैट से आप कितने कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं? ठीक?
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। वसा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आपको बताना है कि अगर वसा की कमी हो गई है तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, मरस्मस हो जाता है या फिर फाइनोडर्मा हो जाता है। तो आपको पता है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। मेरस्मस अभी आपने देखा कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है तब हमें मेरस्मस होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तब वो क्वासियोरकर कहलाता है, ठीक। ये जो आपका फ्राइनोडर्मा है, ये आपका फ्राइनोडर्मा है और वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है वसा की अधिकता से, अभी आपने कमी देखी थी, अब आप देखेंगे अधिकता। तो वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? क्या क्वासियोरकर होता है? क्या चर्म रोग होता है? क्या ज़ीरोसिस कंजक्टाइवा होता है या फिर ओबेसिटी होता है? वैसे जब हम अगर वसा की अधिकता की बात करेंगे तो वसा की अधिकता के कारण क्या होता है? ओबेसिटी हो जाता है। अच्छा, कोई हमें ये बता सकता है कि ओवरवेट और ओबेसिटी इन दोनों में क्या अंतर है? एक बार आप हमें बताएँगे कि ओवरवेट और ओबेसिटी इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? बाकी हम बात कर लेते हैं अगर इन तीनों ऑप्शन की, तो आपको पता है क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चर्म रोग आपको पता है कि जब विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन बी मुख्यतः हमारे चर्म से संबंधित होता है, हमारे त्वचा से संबंधित होता है। वहीं अगर हम ज़ीरोसिस कंजक्टाइवा की बात करें, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आपके आँखों की खराब होती स्थिति को ये दर्शाता है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर कुछ आपको अम्ल के नाम दिए गए हैं, तो आप थोड़ा-सा इन अम्लों को ध्यान रखेंगे। बताना है कि निम्नलिखित में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन-सा है? इनमें से कौन-सा ऐसा अम्ल है जो कि संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है? ब्यूटारिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, कैप्राइलिक अम्ल या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे, ये तीन के तीनों आपके संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब आपका काम है आप ये बताएँगे कि ये ब्यूटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पॉमिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? और कैप्राइलिक अम्ल किसमें पाया जाता है या किस तत्व में पाया जाने वाला ये अम्ल होता है, ठीक? बाकी ध्यान रखेंगे ये आपके संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी-अभी आपने देखा संतृप्त वसीय अम्ल, वहीं लगे हाथ हम असंतृप्त वसीय अम्ल की भी बात कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा असंतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है? क्या वो लिनोलिनिक अम्ल है या ओलिक अम्ल है या आर्किडोनिक अम्ल है? ये तीनों, 3 के तीनों आपके असंतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। कौन-कौन? लिनोलिनिक अम्ल, ओलिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल। ये तीनों आपके असंतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ठीक? चलिए 3 संतृप्त ध्यान रखिएगा, 3 असंतृप्त ध्यान रखिएगा। यही 3-3 नहीं है, काफ़ी हैं, बट जो बार-बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। बस साधारण सा आप बता दीजिए कि इसमें से किसमें वसा का एक सोर्स नहीं होता है। गेहूँ है, घी है, तेल है, मक्खन है। तो हमें पता है कि ये जो नीचे के तीनों हैं, ये 3 के तीनों आपके वसा का सांद्र स्रोत होते हैं। जबकि हम बात करें गेहूँ की, तो गेहूँ आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। गेहूँ आपका वसा का सोर्स नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है
निम्न में वसा के संयोजक अवयव हैं। कहने का मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा वसा का अवयव नहीं है या वसा में पाया जाता है या वसा का अवयव है। सबसे पहले आपका दिया गया है कार्बन, दूसरा है आपका हाइड्रोजन, तीसरा है आपका ऑक्सीजन और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। यानी कि ये सारे के सारे अवयव जो हैं वो आपके वसा में पाए जाते हैं। तो हमें पता है ना, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे इनमें से जो आपके वसा का संयोजक अवयव है, वो कौन-सा है? तो वो ये तीनों ही हैं। कल भी आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट के भी ये अवयव थे, जिसमें आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखा था। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो कितना होता है? कल ही आपने डिस्कस किया था, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो कितना होता है? ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। कह रहा है वसा के कार्य हैं। आपको बताना है कि वसा क्या कार्य करता है। शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है, ताप के कुचालक का कार्य करता है, उपरोक्त सभी। तो वसा ये सारे कार्य करता है। वसा आपके शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, शरीर की ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ताप के कुचालक का कार्य करता है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है निम्न में वसा के गुण हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वसा का गुण है। क्या पानी में अघुलनशील है, ईथर और बेंजीन में घुलनशील है, पचने में अधिक समय लेता है या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि ये सारे के सारे गुण आप वसा के ही देख रहे हैं। वसा जो है आपका ये पानी में घुलता नहीं है। कभी तेल और पानी को मिलाकर देखिए, मिलेगा नहीं। साथ ही साथ ये ईथर और बेंजीन में घुलनशील होता है। पचने में इसको काफ़ी समय लगता है। तो ये सारे के सारे गुण या विशेषता आप देख रहे हैं किसकी? वसा के देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है तो जल में घुलनशील है। आपको पता है कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ डी के बजाय आप ई कर लीजिए या फिर आप के कर लीजिए, ठीक? तो आपको पता होना चाहिए, ख़ैर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। तो ये जो आपका विटामिन बी है, विटामिन बी और सी ये दोनों आपके जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाकी जो आपके सारे विटामिन, चाहे विटामिन ए, चाहे विटामिन डी, ई, के, ये सारे के सारे आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वसा के अधिक समय तक रखने में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ निकलता है, उसे कहते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो वसा के अधिक समय तक जब आप रखते हैं तो उसके ऑक्सीकरण की वजह से एक पदार्थ निकलता है, उसे आप क्या कहते हैं? क्या उसे आप पायसीकरण कहेंगे? क्या उसे आप पर्णहरित कहेंगे? क्या उसे आप प्राइनोडर्मा कहेंगे? या फिर आप उसे कीटोन्स कहेंगे? तो जब हम वसा को अधिक समय तक रखते हैं, उसके रखने में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ निकलता है, उसे ही हम कीटोन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कीटोन्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से आपको 4-6 पॉइंट नए-नए मिलेंगे। नए-नए का मतलब ये है कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं और आपसे पूछे जाते हैं, तो अगर हो सके तो इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 16।
कह रहा है मक्खन में पाया जाने वाला संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हुआ है और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो जो मक्खन में पाया जाने वाला संतृप्त वसीय अम्ल है, ब्यूटारिक अम्ल तो आप सभी जानते हैं। ब्यूटारिक अम्ल है, कैप्राइक है अम्ल है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि पहले पर ही टिक करके आएँगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मक्खन में पाया जाने वाला संतृप्त वसीय अम्ल है, वो ब्यूटारिक अम्ल तो है ही है, साथ ही साथ ये कैप्राइक अम्ल भी है। अब आप हमें ये बताएँगे कि ये दोनों आपके पूर्ण प्रोटीन हैं या फिर अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक? खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संतृप्त वसीय अम्ल की, तो ये दोनों के दोनों आपके मक्खन में ही पाए जाने वाले संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण हैं। उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। गोले के तेल। अच्छा, गोले के तेल से क्या मतलब निकल रहा है आपका? आप क्या समझ रहे हैं गोले का मतलब? गोले का मतलब वही जो आपका कोकोनट ऑयल है, नारियल का जो तेल है उसी को हम गोले के तेल के नाम से जानते हैं। तो गोले के तेल में पाया जाने वाला संतृप्त वसीय अम्ल होता है कौन-सा है? क्या वो कैप्राइक अम्ल है? क्या वो लॉरिक अम्ल है? क्या वो माइरिस्टिक अम्ल है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आपके गोले के तेल में पाया जाता है, वो आपके ये तीनों हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, अभी-अभी हमने कैप्राइक अम्ल पढ़ा था किसमें? अभी-अभी आपने कैप्राइक अम्ल पढ़ा था इसमें मक्खन में, अभी यहाँ भी आ गया। तो परेशान नहीं होना है, बस चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है। कैप्राइक अम्ल, लॉरिक अम्ल, माइरिस्टिक अम्ल, ये तीनों आपके संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण हैं, जो कि गोले के तेल में पाए जाते हैं। गोले का तेल मतलब कि नारियल के तेल में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है, ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं आपसे, और यहाँ से अभी आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा लेंदी-लेंदी मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एक व्याख्या की गई है, उसी के बारे में पूछा गया है। जैसे एक्रोलीन, पायसीकरण, साबुनीकरण, इनकी व्याख्या ऊपर की गई है, तो उसी के बारे में थोड़ा-सा पूछा गया है। पानी के साथ फेंटने पर वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है और ये क्रिया कहलाती है क्या? एक्रोलीन कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं कि जब आप पानी के साथ फेंटने पर जो वसा है वो अतिसूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगता है, तो ये प्रक्रिया आपकी पायसीकरण कहलाती है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है, क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर वसा साबुन के समान चिकना पदार्थ बनाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या हम इसे पायसीकरण कहेंगे? क्या इसे हम साबुनीकरण कहेंगे? क्या हम इसे रेंसिडिटी कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपको नए-नए टर्म मिल रहे हैं, मैं उनकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ, आपको बता नहीं रही हूँ, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हमने रखे हैं, इसीलिए हम आपको और सारे ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्षारीय पदार्थ के साथ मिलने पर जो आपका फैट है, वो साबुन की तरह एक चिकना पदार्थ बनाता है। इस क्रिया को हम कहते क्या हैं? तो ये क्रिया आपकी कहलाती है साबुनीकरण। और अभी-अभी आपने पायसीकरण का नाम ऊपर ही सुना था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है। थोड़ा-सा लेंदी है, आराम से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ही आपके 2-3 पॉइंट छिपे हुए हैं। ठीक? अधिक समय तक रखने पर वसा का जल अपघटन हो जाता है। ठीक? अधिक समय तक रखने पर वसा का जल अपघटन हो जाता है। इन क्रियाओं के कारण वसा पदार्थ में एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण होता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बनने की संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? ऊपर जो 2 लाइन आपको दिया गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
कहा जा रहा है कि अधिक समय तक रखने पर वसा का जल अपघटन हो जाता है। इस क्रियाओं के कारण वसा पदार्थ में एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के बनने की जो ये संपूर्ण क्रिया है वो क्या कहलाती है? क्या वो एक्रोलीन कहलाएगी? क्या वो ऑक्सीकरण कहलाएगी? क्या वो रेंसिडिटी कहलाएगी? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो प्रक्रिया थी आपकी, ये प्रक्रिया आपकी रेंसिडिटी कहलाएगी। ठीक? चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैं ये आपको बार-बार बोल रही हूँ। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था तो इतना मतलब इन चीज़ों को शायद 1-2 चीज़ें हमारी नहीं भी पढ़ी होंगी हमने, या इतने डिटेल से इसको परिभाषित नहीं किया गया था, तो थोड़ा-सा अगर आप चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, तो आपके हाथों को तकलीफ नहीं होगा, आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, मतलब आपको चीज़ें याद रहेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। आवश्यक वशीय अम्ल के महत्व के बारे में बरयोम्बर ये नाम दिया गया है। बरयोम्बर नामक वैज्ञानिक ने कब बताया? 1850 में बताया, 1890 में बताया, 1910 में बताया, या फिर 1929 में बताया? तो ध्यान रखेंगे कि आवश्यक वसीय अम्ल के बारे में बताया किसने? तो बरयोम्बर ने बताया था। कब बताया था? तो वो बताया था 1929 में बताया था। कब बताया था? 1929 में बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? फंक के द्वारा, हॉपकिंस के द्वारा, मैकालम के द्वारा, टकाकी के द्वारा? तो ये जो विटामिन शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किया गया था, वो किया गया था आपके फंक के द्वारा। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने जब न्यूट्रिशन साइंस की दूसरी क्लास ली थी, तो वहाँ पर हमने शायद डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 है 23 है। इस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना है। अगर क्वेश्चन आपसे वही पूछे जा रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, यही आपके 6 विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है, थोड़ा-सा लैंग्वेज इधर-उधर हो गया है, बाकी चीज़ें सारी आपसे वही पूछी जा रही हैं। आपको बस इतना बताना है कि आँखों से संबंधित विटामिन कौन-सा है? विटामिन बी, ए, सी, डी। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि विटामिन बी और सी ये आपके जल में घुलनशील हैं, ए और डी आपका वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का संबंध आपकी आँखों से है, तो विटामिन ए का प्रमुख कार्य आपकी नेत्र ज्योति को ठीक करना है। एक बात आप यहीं से और ध्यान रखेंगे कि जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, तब आपको रतौंधी रोग होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन के की खोज कब की गई? विटामिन के, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉटिंग विटामिन के, एंटी क्लॉटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक? जो जब आपके शरीर से खून बहता है, तो वो आप देखते हैं थोड़ी देर में जम जाता है, वो कार्य कौन करता है? विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, तो आपके ब्लड जो हैं, वो जमेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि विटामिन के जो है, ये आपके ब्लड में क्लॉटिंग का काम करता है। अगर यही क्लॉटिंग का काम मतलब जो ये क्लॉटिंग का काम कर रहा है बाहर आकर ब्लड, अगर ये क्लॉटिंग का काम अंदर करने लगे तो क्या होगा? मतलब आपके शरीर में अंदर में क्लॉटिंग ना होने पाए, इसके लिए कौन-सा कार्य करता है? ऐसा कौन-सा एंजाइम तत्व क्या है जो कि आपके शरीर में जो ब्लड बह रहा है वो जमने नहीं देता है? जमने से कौन रोकता है? ठीक? चलिए, बाकी हम बात कर रहे थे विटामिन के की खोज की, तो क्या ये 1933 में हुई, 1938 में हुई, 1943 में हुई, या फिर 1912 में हुई? अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन के की, तो इसकी खोज 1943 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है विटामिन बी 1 की कमी से मनुष्य में यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? क्या बेरी-बेरी होता है?
पायरिया होता है, स्कर्वी होता है या फिर रतौंधी होता है। तो विटामिन बी 1 की कमी से जो लोगों में रोग होता है वो होता है बेरी-बेरी। पायरिया, ये भी पूछा गया है पायरिया रोग का संबंध किससे है? तो पायरिया रोग का संबंध दाँतों से है, आपके मसूड़े से, यानी कि जब पायरिया रोग होता है तो मसूड़ों से खून निकलता है। स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, हालाँकि पायरिया को भी आप इसी में जोड़ सकते हैं। तो स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि हम बात करें रतौंधी की, तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ज़रा आप ये बताना कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, कैल्सिफेरॉल या टोकोफेरॉल, कई ऐसे रासायनिक नाम पढ़ते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, वैसे आपको बताना है कि विटामिन बी 1 का क्या नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है? विटामिन ए की हीनता जनित इस रोग में व्यक्ति धीमी प्रकाश में जरा भी नहीं देख पाता है। किसमें? क्या जब स्कर्वी होता है? क्या जब रिकेट्स होता है? पायरिया होता है या फिर रतौंधी होने पर? तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होने पर व्यक्ति हल्के प्रकाश में नहीं देख पाता है। जैसे हम लोग अंधेरे में तो हम भी नहीं देख पाते हैं, आप भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिनको रतौंधी होता है, जब हल्का प्रकाश होता है, उनको तब भी कुछ नहीं दिखाई देता है, मतलब उनको ज़रा भी नहीं दिखाई देता है। बाकी स्कर्वी की बात आपने कर ही ली कि विटामिन सी है, रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी है, और पायरिया की बात करें तो ये आपके मसूड़ों से संबंधित, दाँतों से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है शरीर की उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमें पता है कि शरीर की वृद्धि के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है आपका विटामिन डी। अच्छा, विटामिन जो आपका डी है, विटामिन डी ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका विटामिन डी 2 और एक विटामिन डी 3 होता है। तो विटामिन डी 2 को हम क्या कहते हैं और विटामिन डी 3 को हम क्या कहते हैं, एक बार आप हमें बताना। ठीक? जैसे विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, तो वैसे ही आपको बताना है कि जो विटामिन डी 2 है और जो विटामिन डी 3 है, उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है यह विटामिन चेचक और काली खांसी से बचाव करता है। मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि चेचक और काली खांसी से बचाव करता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या फिर विटामिन के है। तो जो चेचक और काली खांसी से बचाव करता है वो आपका विटामिन के है। ठीक? अच्छा, आप ये बताना हमें कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन-कौन से हैं? आपके पास विटामिन 6 हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। अब इन 6 में से आपको बताना है कि कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में कौन सा रोग हो जाता है? अगर विटामिन ए की कमी है तो कौन सा रोग देखने को मिलता है? बेरी-बेरी, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-बेरी होता है, रिकेट्स और स्कर्वी भी आपने देख लिया, बचा क्या आपका रतौंधी। तो जब विटामिन ए, कहीं भी अगर विटामिन ए आता है तो उसका संबंध आपका आँखों से सबसे पहले होता है। तो जब बच्चों में विटामिन ए का अभाव होता है तो उनमें रतौंधी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी। तो क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी रोग होता है। ठीक? बाकी अब आपको बेरी-बेरी, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी ये सारी चीजें रट गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31।
अच्छा, एक बात बताना आप लोग कि जो ये हम विटामिन सी की बात करते हैं, यानी कि जो स्कर्वी रोग की बात करते हैं विटामिन सी की कमी से, ये स्कर्वी रोग को और किन-किन नामों से हम जानते हैं? 1-2 नाम आप हमें बताइएगा। बात कर रहे हैं 31 की, तो बेरी-बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है? थायमीन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, विटामिन डी की कमी से या फिर नियासिन की कमी से। तो आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं बेरी-बेरी की, तो इस ये तो कमी होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है आपको बेरी-बेरी रोग। अब यहाँ पर सब रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा थायमीन, क्योंकि थायमीन को हम विटामिन बी1 का रासायनिक जो नाम है वो थायमीन है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है, नियासिन आपके विटामिन बी3 का नाम है, विटामिन डी को हम यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ज़रा एक बार आप बताइए, क्योंकि पीछे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहा है विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? कि जो आपका विटामिन ई है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? नेत्र की ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, शरीर का निर्माण करना या फिर प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। तो हम विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी तो जानते हैं, या इसी को हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। तो जो आपका विटामिन ई है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। नेत्र ज्योति तो विटामिन ए बढ़ाता है। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य विटामिन और मिनरल्स थोड़ी ना करते हैं। ये तो हमारे जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, जबकि निर्माण करने का कार्य प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा देने का नहीं होता है। ऊर्जा देने का मुख्य कार्य फैट और कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं, बट हम इनको भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपको ऊर्जा देने लगते हैं। तो जब आप ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट लिए रहेंगे, तो जो प्रोटीन का मुख्य कार्य है, जो कि है शरीर का निर्माण करना, टूट-फूट की मरम्मत करना, वो अपना कार्य करेगा। ठीक? यहाँ तो हमने बात कर ली प्रजनन शक्ति को बढ़ाने की। आप एक बार ये बताइए कि हम किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं? ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है विटामिन हमारे शरीर को कैसे बनाते हैं? क्या ये हमारे शरीर को कमज़ोर बनाते हैं? क्या ये हमारे शरीर को मोटा-तगड़ा बनाते हैं? क्या ये हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं या फिर ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो विटामिन होता है ये आपके शरीर को शक्तिशाली बनाता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के अभाव में हो जाता है? क्या ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है या फिर विटामिन डी की कमी से होता है? तो जो रिकेट्स रोग है, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बात करें तो बी1 से बेरी-बेरी होता है। सी की बात करें तो स्कर्वी होता है। रिकेट्स जो होता है, वो आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कह रहा है विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मतलब आपको बताना है विटामिन ए का सोर्स। क्या यकृत में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है या फिर तेल में पाया जाता है? तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स है, वैसे आपको पता है कि जो विटामिन ए है, ये आपको प्राणिज जगत में ही मिलता है। जब हम विटामिन ए को रेटिनॉल के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, तो जो विटामिन ए है आपको प्राकृतिक स्रोत में ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो जो आपका विटामिन ए का यहाँ पर सबसे अच्छा सोर्स है, वो आपका क्या है? यकृत है।
विटामिन क्या है? ये आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है यहाँ पर? आपका यकृत हो जाता है, ठीक? और अगर हम गाजर की बात करें तो ये भी विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स होता है। लेकिन आपको पता है कि मछली के तेल हो गए, मतलब मछली की यकृत हो गया, इसमें और आपके गाजर में, इनमें, टमाटर में आपको नहीं मिलेगा, टमाटर में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको प्राणिज जगत में ध्यान रखना है तो यकृत ध्यान रखेंगे, और अगर अगर आपको वनस्पति जगत में ध्यान रखना है तो गाजर ध्यान रखेंगे, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि नियासिन है क्या? नियासिन विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है। तो हमने सारे विटामिन, इन सारे रोगों के बारे में कई बार चर्चा कर लिया। यहाँ पर आता है आपका नियासिन, जो कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा होता है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? मक्खन में, घी में, तेल में या फिर नींबू में? तो हम सब जानते हैं कि विटामिन सी का जो एक अच्छा सोर्स होता है वो खट्टे जो हमारे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। तो नींबू यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का जो सोर्स है वो आपका नींबू होता है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। रक्त के स्पंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपको चाहिए? विटामिन ए, बी, ए की जगह आप ई कर लीजिएगा और के आ जाता है आपका। थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो एक ही विटामिन आपका 2-2 बार आ जाता है। हम अगर बात कर रहे हैं रक्त के स्पंदन की, तो उसमें आपको आवश्यकता होती है विटामिन के की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 भाग गया ऊपर। थायमीन की कमी से होने वाले बेरी-बेरी रोग को सर्वप्रथम टकाकी नामक डॉक्टर द्वारा कब पहचाना गया? यहाँ पर आप 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सबसे पहले थायमीन यानी कि विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी-बेरी, जिसकी सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचान किया गया? टकाकी द्वारा किया गया। कब किया गया? क्या 1850 में किया गया, 1870 में किया गया, 1885 में किया गया या फिर 1890 में किया गया? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बेरी-बेरी की पहचान की, तो टकाकी के द्वारा ये किया गया 1885 में किया गया, यानी कि 1885 में इसको पहचाना गया। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षणों में शामिल है। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2। राइबोफ्लेविन की लक्षण कौन-कौन से हैं कमी के? मुंह में छाले व घाव हो जाना, जीभ व ओष्ठ बैंगनी लाल रंग के हो जाना, प्रौढ़ पुरुष के वृषण की थैली के त्वचा में दरारें पड़ जाना, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे लक्षण जो हैं विटामिन बी 2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण होते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। उम्मीद है कि जो नई चीज़ें आपके सामने आई हैं, आपने उनको नोट डाउन किया होगा, चीज़ों को आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि थ्योरी की क्लास लेकर तब आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए? तो और आप कभी ये नहीं बताते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया? तो एक बार बताना चाहिए आपको ना कि आपने 40 में से कितना सही किया, या जब हम 50 करवाते हैं 50 में से कितना सही किया। कुछ नई चीज़ें मिलें तो उन्हें नोट डाउन करिएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि लगभग हमने आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अगर आप में से 10 लोग भी
अगर 10 लोग भी आंसर देते हैं, केवल 10 ही क्वेश्चन का, तब भी 100 कमेंट मुझे दिखेंगे। लेकिन आप लोग इतने आलसी करते ही नहीं हैं। बस 1-2 लोग कमेंट करते हैं, ये गलत बात है। आप सभी को कमेंट करना चाहिए, अगर चीज़ें नहीं याद हैं, तो उनको रिवाइज़ करना चाहिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल का जो आपका टॉपिक होगा, वो आज तो हमने विटामिन के बारे में देखा, कल हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिनरल्स के जितने भी टॉपिक हैं सबको एक बार देख कर आइएगा। सबसे 1-1 2-2 क्वेश्चन हम उठाएँगे और चर्चा करेंगे, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।